नमस्कार। आज हमारे साथ उपस्थित हैं जितेंद्र कुमार सिन्हा जी। जितेंद्र कुमार सिन्हा जी लगभग 40 वर्षों तक पत्रकारों के साथ रहे, खुद भी पत्रकारिता करते हैं, लेखक हैं। इनकी एक पुस्तक भी अभी प्रकाशित हो चुकी है। कई मुद्दों पे बेबाक राय रखते हैं। हम स्वागत करते हैं श्री जितेंद्र कुमार सिन्हा जी का। और जितेंद्र सिन्हा जी दिव्य रश्मि के उप संपादक भी हैं। आपका स्वागत है। ये लगभग 35-40 वर्षों का आपका जो पत्रकारों के साथ इंटरेक्शन रहा, उस दौर में आपका अनुभव कैसा रहा? पहले के दौर के पत्रकारों के साथ भी आप मिले हैं, आज के दौर के पत्रकारों के साथ भी मिले हैं। पत्रकारिता का स्वरूप कैसा है दिखाई दिया आपको? वो दिन पर दिन जिस तरह आदमी बदलते हैं, ठीक उसी तरह पत्रकारिता भी बदल रही है। पहले लोग सही में पत्रकारिता करते थे, उनकी लेखनी अच्छी होती थी, उनकी बात व्यवहार अच्छा होता था, शिष्टाचार जानते थे और गोपनीयता ऐसी कायम रखते थे कि एक हाथ को दूसरे हाथ को पता नहीं चलता था। लेकिन आज की पत्रकारिता ज़्यादातर पीली पत्रकारिता हो गई है। वे पहले ही आपको सारी बात बता देंगे, उसके बाद वो प्रश्न करेंगे और उस प्रश्न में अगर आप उलझ गए तो फिर आगे कहने की बात नहीं है, स्वतः लोग समझते हैं। तो उससे तो हम बच कर चल रहे हैं। हाँ, हमारी संस्था दिव्य रश्मि पूर्णतः इससे बड़ी है, क्योंकि इसमें पत्रकार जो भी हैं सही मायने में वो पत्रकार हैं। या तो लिखेंगे तो सच बात लिखेंगे और नहीं तो अपनी लेखनी को बंद रखेंगे। ये बहुत बड़ी खासियत है। तो अनुभव कैसा रहा आपका? वो तो इतने सालों का जो एक्सपीरियंस है, कुछ अपने अनुभव बताएं। मैंने तो कई पत्रकारों से जुड़े, कई पत्रकार संस्थाओं से जुड़े, कई संगठनों से जुड़े और जुड़े हुए भी हैं। तो कमोबेश मैंने यही चीज़ पाया कि सभी में कुछ न कुछ अच्छे पत्रकार अभी भी हैं जिन्हें पत्रकार कहा जा सकता है। लेकिन कुछ ऐसे भी पत्रकार हैं जो पत्रकार को दागे दाग कर देते हैं। मैं तो सारे संस्थाओं को कहूँगा कि ऐसे पत्रकारों की पहचान करें, उनसे दूरियां बनाएं, ताकि अच्छी पत्रकारिता पूर्व की तरह सदा चलता रहे। तो इसमें जो पत्रकारिता आज के दौर में देख रहे हैं, खासकर कोरोना काल के बाद से हमने जो देखा है कि जो कभी रिक्शा ठेला चलाने वाला, जिसको कि ना तो हिंदी का ज्ञान है ना अंग्रेजी का ज्ञान है, वो भी एक माइक लेकर अपने आप को पत्रकार कहने लगा। तो क्या ये डिटोरेशन नहीं है? मेरे कहने का तात्पर्य यही था कि पहले की पत्रकारिता और आज के पत्रकारिता में बहुत अंतर है। पहले पत्रकार होते थे जिसे लिखने की ज्ञान होती थी, समझने की ज्ञान होती थी, गोपनीयता रखने की ज्ञान होती थी। पीली पत्रकारिता किसे कहते हैं वह जानता था। लेकिन आजकल के पत्रकार बिजनेस हो गया है। एन केन परक्रेन किसी भी तरह से उसे पैसा चाहिए, चाहे वह राशि मोटी हो या पतली हो। कहने का मतलब है कि वो 150 भी है तो भी चलेगा, और अगर 1500 है तो भी चलेगा। ये वो स्थिति आज आके खड़ी हो गई है। ऐसी स्थिति में रिक्शे वाले हो, टेम्पो वाले हो, अपने गाड़ी में भी, रिक्शा में भी लगा देते हैं बैनर कि फलना पत्रकार, फलना मैगजीन, फलना पेपर भी किलो के भाव से निकलते हैं। ऐसे ऐसे पेपर के नाम हमने सोशल मीडिया पर देखते हैं जो कभी सोचा भी नहीं था। तो इस तरह की काम तो हो रही है। अब इससे दूरियां कैसे बनेगी? आप गौर कीजिए, अधिकांश संगठन या तो राजनेता चलाते हैं या तो फिर बिल्डर लोग चलाते हैं। दोनों के उद्देश्य है पैसा कमाना। बिजनेसमैन। हाँ, दोनों के उद्देश्य है कि पैसा कमाना। अब आप ही बताइए कि पैसा कमाने के लिए वे तो किसी को भी रख सकते हैं ना। उनको क्या मतलब है कि पत्रकारिता क्या हो रहा है, पत्रकार कैसे होते हैं? उनको पैसा जो ला कर देगा उसको अपने हाथ जोड़ लेंगे, अपने साथ रखेंगे, उन्हें प्रेशर बनाएंगे कि तुम विज्ञापन लाओ, तुम कहीं से ऐड लाओ, कहीं से लाओ, तुमको भी कमीशन देंगे, हम भी उसको लेंगे। तो इस तरह की बहुत चल रही है। आप
आज के डेट में लब्ध प्रतिष्ठित समाचार पत्र भी विज्ञापन के भरोसे ही जी रहा है। आप किसी भी पेपर का नाम ले लीजिए, मैं तो पुराने समय से देखता आया हूँ, पहले विज्ञापन ऐड ऐसे बहुत कम होते थे, आलेख बहुत होते थे, गूढ़ बातें बहुत होती थी। लेकिन आज की डेट में विज्ञापन बहुत होते हैं, आलेख नग्न होते हैं, और गूढ़ बात तो खैर भूल जाइए। ज़्यादातर मिलेगा फलना जगह पर लड़की से छेड़छाड़, फलना जगह पर गोली मार दिया, फलना जगह गाड़ी एक्सीडेंट कर गया। कोई न्यूज़ है क्या? चलिए, कम से कम इस चीज़ों से हम लोग बचे हुए हैं। हाँ, इसमें तो कोई दो मत नहीं है। क्योंकि हम लोगों ने जो डिसाइड किया था कि लूट हिंसा बलात्कार की खबरें नहीं लगाएंगे, सो राजनीति की खबरें नहीं लगाएंगे, सो चलते चली आ रही है। नहीं, आपके मैगजीन में तो एक चीज़ है कि 25% गवर्नमेंट के रूल्स है कि सरकारी कवरेज होनी चाहिए, सरकारी न्यूज़ होनी चाहिए। तो सरकारी न्यूज़ जहाँ आती है तो 25% तो प्योर वेजिटेरियन पूरी तरह हो जाती है, ना का सवाल नहीं है। 75% होता है तो उसमें कुछ धार्मिक हो जाते हैं, कुछ लोगों की सोच की आलेख हो जाती है, कुछ पर्यटन के मामला आ जाते हैं। तो ये सब मिलाकर आपका मैगजीन बहुत अच्छी है, इसमें दो मत नहीं है। जो एक बार पढ़ेगा उसको संग्रहणीय के रूप में संग्रह करेगा। आपको तो पॉलिटिशियन से भी पाला पड़ा होगा इतने सालों में, इतने सालों की सरकारी नौकरी में कई बार पॉलिटिशियन से भी पाला पड़ा होगा। तो पहले के पॉलिटिशियन और आज के पॉलिटिशियन में कुछ फ़र्क है? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि पहले के पॉलिटिशियन जो बोलते थे वो सोच और समझ कर बोलते थे, और वो अपेक्षा भी रखते थे कि जवाब भी मुझे इसी टाइप से आएगा। लेकिन आज के पॉलिटिशियन मुंह में जो आया वो बाहर निकल गया। अपेक्षा अगर अब सेम आ गया तो मारपीट पर उतारू हो जाएंगे। तो ये सब चीज़ तो हुई है, बहुत गिरावट आई है, इसमें दो मत है नहीं। एक तो पहले वोट खरीदा नहीं जाता था, आज वोट खरीद कर लोग बनते हैं। नहीं, वोट तो पहले भी खरीदाता था। नहीं, पहले वोट लूटा जाता था। हाँ, नहीं, वैसे नहीं कहेंगे, जो लूटते थे उसको खरीदा जाता था। तो खरीदार तो उस समय भी थे, बिकने वाले उस समय भी थे। अंतर सिर्फ एक हुई है कि अब नेताओं बिकते हैं। नहीं, नेताओं के साथ साथ इस बार तो डायरेक्टली चुनाव में पैसा देकर वोट खरीदा गया ओपनली, जिसमें कि ना कोई इलेक्शन कमीशन कुछ किया ना कुछ किया। आप ये बताइए, ठीक चुनाव के पहले वर्तमान सरकार ने घोषणा की कि प्रत्येक महिलाओं को 10,000 फिर 2 लाख रुपया देंगे। तो क्या ये, देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जो घोषणा की गई उसे बिहार में लागू नहीं करना चाहिए था, देश के अन्य जगह लागू होनी चाहिए थी, क्योंकि केंद्र की योजना थी। केंद्र की योजना तो रोकने की बात थी नहीं, स्टेट की चुनाव थी, तो उसे पूरे देश में लागू करते, बिहार को चुनाव तक के लिए रोक देना चाहिए था। ये मेरी सोच है, तब ज़्यादातर कारगर और सही निर्णय होता। लेकिन ऐसे तो देखने में तो लगता ही है कि कुछ पक्षपात है, लेकिन फिर भी ये कहा जा सकता है कि जब सरकार और निर्वाचन आयोग इस पर कोई आपत्ति नहीं किया तो फिर अंगुली उठाना ही बेकार है। तो चुनाव में के दौरान जो हम देख रहे हैं पिछले 2014 से लेकर आज तक लगातार, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, घोषणाएं जो होती है, मुफ्त में हम ये करेंगे, मुफ्त में वो करेंगे। पहले घोषणा हुई कि हमने मंदिर बनवा दिया। तो क्या नेताओं का काम है मंदिर बनवाना? नेताओं का काम है आपको फ्री में सब कुछ देना? क्या नेताओं को ये नहीं लगता है कि हम ऐसा काम करें कि हर घर मंदिर हो जाए, हम ऐसा काम करें कि हर व्यक्ति खुद से कमाकर करने लायक हो जाए, सक्षम हो जाए, मुफ्त की रोटी नहीं तोड़े? इसके लिए आपको आज़ादी के बाद के समय को पहले देखना होगा। यह मुफ्त देने की प्रक्रिया आज़ादी के बाद शुरू हुई है। आज़ादी के पहले अंग्रेज़ों ने भी दिया, चूँकि उसे गुलाम बना के रखना था इसलिए उसने दिया। लेकिन आज़ादी के बाद जो सरकारें आई वो सभी मुफ्त की चलाई, और उसके बाद दिल्ली में केजरीवाल सरकार आई। ये तो मुफ्त की, जिसको कहा जाता है बोड़ा खोल देना, इसने बोड़ा खोल दिया। अब आप ही बताओ, अगर सरकार मुझे सब स्टेट डीए अगर किसी को कर्मचारी को देता है 3% और हमारा स्टेट अगर दे दे 5%, तो किसको नुकसान करेगा?
अगले बार जब देगा तो हम 5 की जगह 6 मांग करेंगे कि 6% दे दो। तो ये तो लोभ होती है। जिस तरह से पूर्व की पार्टियां सरकार जो चलाई और जो खैरात बांटना शुरू की, वो खैरात डे बाई डे बढ़ता जा रहा है। अब हमें लगता है कि कोई भी सरकार आ जाए, ये खैरात बंद नहीं होगी, बशर्ते बढ़ती ही जाएगी। तो ये आर्थिक बोझ किस पे पड़ेगा? जनता? टैक्स पेयर। और टैक्स पेयरों की संख्या कितनी है? टैक्स पेयर पर तो मैं एक बात कहूँगा कि देखिए, अमेरिका वगैरह में है जो सर्विस करता है और जिससे अमेरिकी गवर्नमेंट टैक्स देती है, उसे एक लिमिट टाइम 5 बरस हो या 10 बरस हो, जो भी हो, एक लिमिट टाइम के बाद उसे पेंशन देती है। चाहे वो इंडिया का रहे, वो तो वर्ल्ड के किसी कोने में रहे, उसकी पेंशन उसके अकाउंट में जाती रहेगी। तो टैक्स पेयर के साथ न्याय होना चाहिए। मैं तो कहूँगा कि इंडिया गवर्नमेंट भी इसी तरह न्याय करे, जो टैक्स पेयर हो उसको पेंशन वो फिक्स कर दे। जितने दिनों तक टैक्स दिया है उसके अकॉर्डिंग उसको सोशल सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। और दूसरी बात है, जो आदमी रिटायर कर गया, जिसकी पेंशन हाफ हो गई है, उसकी भी टैक्स गवर्नमेंट लेती है तो इक्वल लेती है। अरे टैक्स अगर लेना ही तुम्हारी मजबूरी है तो कम से कम रिटायर आदमी का 50% टैक्स करो। नहीं तो टैक्स लेने के समय तो गवर्नमेंट आगे रहती है, लेकिन मुफ्त की योजनाओं के समय कहाँ जनता से पूछती है कि मैं मुफ्त की योजना चालू करूं कि ना करूं? वो तो उनके बाप का पैसा होता नहीं है, वो तो जनता का पैसा है। तो इसमें एक कारण यह भी है, पब्लिक भी विरोध कहाँ करती है? कोई पब्लिक विरोध करती है क्या? अब एक एग्जाम्पल लीजिए ना, आरक्षण के लिए अम्बेडकर जी ने 10 बरस का समय निर्धारित किया था, 15 बरस का समय निर्धारित किया था। 15 बरस नहीं पूरा हुआ है क्या? और बशर्ते और आरक्षण बढ़ता जा रहा है। पहले आरक्षण में उन्होंने कहा था कि एक परिवार से एक व्यक्ति को आरक्षण देना है, ना कि पूरे परिवार को। आज के डेट में क्या है, एक ही घर का, एक ही परिवार का 10-10 आदमी जॉब कर रहा है आरक्षण कोटा पर। क्या हो रही है? तो रिजर्वेशन जो किया गया था वो आर्थिक आधार को देखते हुए किया गया था। अब क्या हो रही है? अब तो आर्थिक आधार ही नहीं, अब तो मजाक बन गया है। अब ये मजाक नहीं लगता है। मान लीजिए कोई SC कोटे का IAS बना हुआ है और जनरल कास्ट का चपरासी है, उसका बच्चा अगर कोई कंपटीशन एग्ज़ाम देता है तो IAS वाले को पैसा नहीं लगेगा और जनरल वार्ड का जो चपरासी है उसको पूरा पैसा देना पड़ेगा। तो ये मजाक नहीं तो क्या है? सही बात है, और ये मजाक है। ये आगे विरोध पैदा करेगा। लेकिन इसमें दोषी भी उतना ही है जनरल कैटेगरी के लोग। क्या ये सारे नियम जो बनते हैं उसमें उनका समर्थन नहीं होता है क्या? जब उसमें उनका समर्थन होता है तो बोलने की जगह कहाँ रहती है? उसे हम लोग ही जिताते हैं, वोट हम ही लोग देते हैं। कभी उनसे पूछे, क्षेत्र में जब आए तो कभी पूछे कि तुमने यह नियम क्यों पास किया, तुमने विरोध क्यों नहीं किया? तुम्हारी सरकार बना रहे थे, तुम सरकार में विरोध करते। तो ऐसा तो होता नहीं है। तो जनता भी तो मूर्ख है। अब तो ये आप कह सकते हैं, मैं तो नहीं कहूँगा। जनता मूर्ख इतनी है कि वो शुरू से दलदल में फंसी रही है। आप शुरू का दौर देखिए, कांग्रेस के समय का, कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस। अब उसके बाद नया जो आ गया 14 से, मोदी 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 चलता चला आ रहा है। हम कुत्ते को भी खड़ा कर दे तो भी हम वोट उसी को देंगे। देखिए भी निकम्मा आदमी है, वोट हम उसी को देंगे। देखिए, अब वर्तमान सरकार जो है, जिसे मोदी 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 लोग कहते हैं, कम से कम कुछ करे या ना करे, धारा 370 हटाकर देश के लिए अच्छा काम किया और किसी तरह की कोई क्राइम नहीं हुई देश में, ना ही जम्मू कश्मीर में, कहीं भी नहीं हुई। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इस सरकार की, इसके लिए पीठ ठोकनी चाहिए। लेकिन इकोनॉमिकल तो इसका डेफिसिट जा रहा है ना। अब आप याद कीजिए, इकोनॉमिकल जिस समय कांग्रेस की सरकार 14 के पहले थी, हमारे कांग्रेस के सरकार के पास अस्त्र शस्त्र खरीदने के लिए, सेना के लिए भी पैसा नहीं था। वह कितने टन सोने को गिरवी रख दिया, सारी चीज़ कर दिया। आज के डेट में क्या गिरवी है? आज के डेट में हमारे सेना के पास क्या नहीं है? और आज के डेट में हमारा देश किस क्षेत्र में डेवलप नहीं कर रहा है, ये सोचनीय विषय है। अगर ये सोचिएगा तो मोदी मोदी नहीं कहिए, वर्तमान सरकार कहिए। उसमें मोदी आज है, कल दूसरे आएंगे, कल दूसरी पार्टी आएंगे, लेकिन वर्तमान सरकार से हमेशा रहेगी। आज ही इसकी सरकार है, कल दूसरी सरकार आएगी, लेकिन वर्तमान सरकार रहेगी। तो वर्तमान सरकार काम कर रही है,
एक कहिए, किसी पार्टी विशेष को नहीं। नहीं, पार्टियों में जैसे पहले की पार्टियों में वही बात चलती थी, मतलब दोनों पार्टियों को देखा जाए, जो सत्ता में रही कि सत्ता के केंद्र में रही, सबका वही हालत है। पहले जो वो किया उसी को बाद में रिपीटिशन किया गया, मतलब बोतलें बदलती है, शराब वही रहती है। मुझे तो ऐसा नहीं दिखता है, अगर आपको दिखता हो तो हो सकता है। मैंने तो देखा है कि वर्तमान सरकार आरक्षण के फेवर में काम करता है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। लेकिन पूर्व की सरकार आरक्षण नहीं, देश विरोधी कई काम कर चुके हैं जिससे देश को नुकसान है। मैं नहीं खोलना चाहता हूँ बातों को, इशारा ही काफ़ी समझिए कि अगर उस तरह की काम ये भी सरकार कर दे तो आज हमारी देश कहाँ रहेगी। कम से कम उससे तो बचाकर चल रहा है, बशर्ते कि उसके द्वारा लाए गए सारे कानूनों को संशोधित करने का भी प्रयास कर रहा है ताकि वो सिस्टम में आ जाए। कानूनों का तो पूरा का पूरा कानून अंग्रेज़ों का बनाया हुआ है। इनके पास तो मौका था, पूर्ण बहुमत की सरकार थी, एक बार डिमोलिश किया जा सकता था। अब देखिए, कई चीज़ों को एक बार में बदला जा सकता था, लेकिन इन्होंने उस मौके को त्याग दिया है। अब देखिए, बहुमत की सरकार जहाँ तक आप कहते हैं, बहुमत जनता किसको देती है? अभी आपका करंट जो चुनाव हुई लोकसभा का, इसमें जनता बहुमत किसको दी? किसी पार्टी को, एक गठन को, एक संगठन को दी, एनडीए को दी। वो भी एनडीए को तो तक हीच तीर कर दी। आज एनडीए भी फुल इंडिपेंडेंट सरकार नहीं बना पा रही है, इसलिए कि अगर आज जदयू उससे हाथ खींच लेता है तो सरकार डिजॉल्व, चंद्रबाबू नायडू हाथ खींच लेता है तो सरकार डिजॉल्व। तो कैसी जनमत है? जनता इस तरह की वोट देकर किसी की सरकार बनाएगी और अपेक्षा रखेगी कि उसकी घोषणा पत्र में जितनी बात है वो लागू हो जाए? संभव है? नहीं, उसके पहले तो थी ना, पूर्ण बहुमत थी। तो उसी में तो 370 वगैरह सारे हटा दिए ना। जो राम मंदिर, जिसको कांग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया था कि राम एक काल्पनिक नाम है, समुद्र में किसी तरह की पुल नहीं बनी थी, एफिडेविट करके दिया था। इसके रिजीम में कम से कम एक आदमी की बात को तो सही मान लिया, यह मान लिया सही बात कि राम है, ये मान लिया सही बात कि समुद्र में पुल बना था। ये सारे चीज़ मानकर निर्णय दिए। कितने वर्षों से वो मामला लटकी हुई थी, और आज जब राम मंदिर बन गया तो उस व्यक्ति की तारीफ कीजिए जो व्यक्ति राम मंदिर के विरोध में लड़ रहा था, वो आज राम मंदिर के पक्ष में बोल रहा है। अब इसको आप क्या कहिएगा, तो आप बताइए। दोगली राजनीति जो कह लीजिए, इसको परिवर्तन कहिए। स्वार्थ का है। देखिए, कोई पार्टी है, सब अब पार्टी अपने अपने स्वार्थ के लिए लड़ती है चुनाव, अपनी स्वार्थ पूर्ति करती है। अंतर होता है कि उसकी स्वार्थ के पीछे कुछ लोगों को फ़ायदा होता है, कुछ लोगों को नुकसान होता है, और इसी तरह सरकार चल रही है, चलती रहेगी भविष्य में। आप पत्रकारों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं पत्रकारों को कहूँगा कि कलम की सिपाही पत्रकार होते हैं, कलम की सिपाही बने। नारद मुनि पत्रकार हैं तो नारद मुनि के रूप देखें, दोनों की बातों को ऐसे लिखें कि दोनों पढ़े और दोनों सोचने पर विवश हो जाए। आज की पत्रकारिता वर्तमान में एक तरफा चलती है, जो नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत आभार का, आपने बहुत ही गूढ़ चीज़ों से लोगों को अवगत करवाया। आपकी बातों को अगर पत्रकार समझ लें तो उनमें परिवर्तन जरूर आ जाएगा, उनका कायाकल्प जरूर हो जाएगा। मैं तो चाहूँगा कि आना चाहिए परिवर्तन। बहुत बहुत आभार आपका।